हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट। मैं बरखा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनअकैडमी के शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो मेरा नाम है डॉक्टर बरखा। मैं पॉलिटिकल साइंस टीचर हूँ। पीएचडी एमए एमफिल सब किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया होगा। मेरी सारी क्लासेस का अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाता है। वैसे डेली 11:30 बजे मैं आपकी स्पेशल क्लास लेती हूँ। ठीक है, स्पेशल क्लास अनअकैडमी पर एकदम फ्री होती है। अगर आपने मेरी अभी तक कोई भी क्लासेस नहीं ली है तो बरखा नाम से सर्च करिएगा, आप मुझे वहां पे सर्च कर पाएंगे। बरखा नाम से सर्च करेंगे, मेरी प्रोफाइल मिलेगी, उसको फॉलो कर लीजिएगा। मेरी जितनी भी पुरानी स्पेशल क्लासेस है वो आपको दिख जाएंगी और आने वाली क्लासेस का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, डेली 4 बजे हम पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस की या फिर पेपर 1 की क्लास हम लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारी दो क्लासेस आपके डेली बेसिस पर चलती हैं। ठीक है, एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहा है अनअकैडमी, जो एक बहुत ही लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी आपको करवा रहे हैं। ठीक है, आज हम करने वाले हैं राज्यसभा। आप भी आप सभी को पता है कि संसद जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, हमारी संसद कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें से एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा और तीसरा है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं राज्यसभा, फिर उसके बाद हम करेंगे लोकसभा। राज्यसभा में कुछ समितियां भी होती हैं, उसका हम एक अलग से आपके लिए क्लास लेंगे। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि राज्यसभा होती क्या है। लेकिन उससे पहले कि अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो कर लीजिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने प्ले स्टोर पर जाकर टाइप करेंगे, यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा ये लोगो देखकर। ठीक है, इसके बाद आप अपना गोल सिलेक्ट करेंगे। आपका गोल क्या है? एनटीए यूजीसी नेट। देखिए, आपका कोई भी गोल हो, ईएसई, यूपीएससी या नीट, बैंक, एमपी पीएससी, रेलवे, यूपीपीएससी, ठीक है, आरपीएससी, एमपीएससी, आइल्स, है ना, आईआईटी, कोई भी हो। BS10 मेरा कोड है ना, जो ये कोड सब जगह पर वैलिड होता है। मतलब जैसे आप ये कोड लगाएंगे 10% ऑफ मिलेगा, और जो टीचर्स आपको चाहिए वो सारे टीचर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अनअकैडमी पर क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए प्लस कोर्स? ठीक है, अगर आप प्लस कोर्स ज्वाइन करते हैं, मेरा कोड लगाते हैं BS10, तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं? तो वहां पर मिलता है, देखिए, डेली लाइव क्लासेस, आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर पाते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या होता है ना, यूट्यूब पर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, सबकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं और सिंसियर स्टूडेंट होते हैं, जो सिर्फ पढ़ने वाले होते हैं। ठीक है, जो तैयारी कर रहे होते हैं आप ही की तरह। तो हर 3 क्लास के बाद एक डाउट सेशन भी मिल जाता है उनको। आप अपने एजुकेटर के साथ प्रॉपर चैट कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, आंसर पोल कर सकते हैं। तो सारी सुविधाएं आपको मिलती है, जैसे क्लासरूम में होती है ना, वैसे ही। और स्पेशल क्लासेस में क्या होता है, आपको वो फ्री मिलती है, एक तरीके से आपका वो डेमो क्लास हो जाता है। आपको आइडिया मिल जाता है कि हम किस तरह से आपको, किस तरह का माहौल आपको वहां पर मिलने वाला है प्लस में। ठीक है, लाइव टेस्ट क्विजेस होते रहते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं बार बार क्विज में, अपना क्विज देकर, ठीक है, टेस्ट देकर। तो इससे क्या होगा ना, आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। प्रैक्टिस बनेगी तो आप जो है अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम के टाइम पे। जितना वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, तो वही वाली चीज है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है सेम वैसे ही आपको करवाया जाता है। अनलिमिटेड एक्सेस होता है, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एक्सेस आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है। दोनों के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं होती है। आप वीडियोस भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपनी सुविधा अनुसार जहां पे भी आपको पसंद हो वहां पे बैठ के आराम से देख सकते हैं। ठीक है, आपके अगर आप देखिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कम से कम 12 या 24 मंथ का लीजिएगा। और 12 मंथ का लेते हैं तो देखिए फायदा होता है 6 मंथ के मुकाबले, क्योंकि 2,000 रुपए के फर्क में आपको पूरा साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है ना। और हमारा एग्जाम भी अभी हमें पता है कि थोड़ा सा लेट ही होने वाला है ना, जून में होगा या फिर जब भी होगा। तो जब भी हमारा एग्जाम होगा तो हमारे पास अभी 9-10 मंथ है आराम से, तो पूरा साल का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। नो कॉस्ट EMI अवेलेबल है। ठीक है, नो कॉस्ट EMI अवेलेबल है। BS10 कोड लगाते हैं तो 10% ऑफ ऐसे ही मिल जाता है। सिर्फ 630 रुपये या 886 रुपये देना है आपको, 886 रुपये साल का, या फिर 630 रुपये 2 साल का अगर आप लेते हैं तो। ठीक है, सिर्फ इतना रुपए महीना देकर आप जो है पूरे 1 या 2 साल की अपनी तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, इस नाम से प्रोफाइल होगी, इस तरह का कुछ इमेज दिखेगा आपको, ये मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे फॉलो का बटन होता है। ठीक है, और एक नया ऑप्शन भी आया है आपका टेस्ट वाला।
ठीक है। टेस्ट वाले में क्या होता है, हम आपको एक कोड देते हैं, उस कोड को आपने अप्लाई करना होता है अपने ज्वाइन क्विज में जाकर। ठीक है, टेस्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, देन ज्वाइन क्विज करेंगे, देन हमारा कोड डालेंगे। ठीक है, हमारा कोड BS10 में डाल दीजिएगा। ठीक है, आपको एक कोड दिया जाएगा टेलीग्राम पर, जो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, उसका लिंक दिया जाएगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप जो है अपना पहुंच जाएंगे हमारे टेस्ट सीरीज पर। वहां पे आपको कॉइन्स मिलेंगे, उससे आपको फायदा होता है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का राज्यसभा वाला पार्ट। ठीक है, राज्यसभा में आपको समझने की क्या क्या जरूरत है, एक बार तसल्ली से मैंने हाँ थोड़ा सा चेंज किया है। अब जो मैं आपको पूरा प्रॉपर नोट्स देती थी उस तरह ना देकर आपको रिटर्न में समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, देखिए लोकसभा और राज्यसभा, एक बार ऐसे देख लीजिए। राज्यसभा क्या होती है, संसद का उच्च सदन होता है। ठीक है, उच्च सदन होता है। और लोकसभा क्या होती है, संसद का निचला सदन होता है। कैसा सदन होता है, निचला सदन। क्लियर है ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राज्यसभा में क्या होता है, देखिए राज्यसभा में ना सारे राज्यों का प्रतिनिधित्व आते हैं। ठीक है, हर राज्य से कुछ कुछ प्रतिनिधित्व आते हैं। मतलब यहाँ पर आपने देखा होगा कि कई राज्यों को, जैसे छोटे राज्य हैं तो उनको एक या दो प्रतिनिधित्व उनके आते हैं राज्यसभा में। अगर कोई बड़ा राज्य है, जैसे यूपी, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो ऐसे में ज्यादा ज्यादा लोग जो है, संख्या में ज्यादा जो है नेता चुनकर यहाँ पर राज्यसभा में आते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या के अनुपात में यहाँ पर जो है राज्यसभा में सीटें प्राप्त होती हैं। ठीक है, सीटों का बंटवारा कैसे होता है, जनसंख्या के आधार पर। क्लियर है। चलिए, तो अब और क्या, राज्यसभा की संरचना किस प्रकार की होती है, क्या क्या होता है राज्यसभा के अंतर्गत। ठीक है, राज्यसभा में कितने लोग चुन के जाते हैं, देखिए नॉर्मली जो है मैक्सिमम संख्या जो है वो है 250। 250 में से 238 जो होते हैं वो होते हैं राज्यों के प्रतिनिधित्व, राज्यों से चुनकर आते हैं। ठीक है, प्लस सभी को पता है कि 12 लोग जो है वो मनोनीत होते हैं, मतलब राष्ट्रपति द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं। ठीक है, कौन होता है, राष्ट्रपति द्वारा चुने हुए सदस्य ये होते हैं 12। और ये किस श्रेणी में होते हैं, 12 जो सदस्य होते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ प्रेसिडेंट। ये 12 सदस्य कौन होते हैं। ठीक है, अभी जो है देखिए 250 नहीं है, पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये भी मैं बताती हूँ। अभी अभी जो है 250 नहीं है, अभी जो है वो है 245। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, एक सेकेंड। 245 सदस्य हैं। ठीक है, कितने सदस्य हैं, 245। 245 में से 229 जो है वो राज्यसभा से चुनकर आ रहे हैं, और 12 जो है वो आपके मनोनीत होंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, ये मनोनीत होंगे, जो प्रेसिडेंट अपने से चुनेगा। किन लोगों को, ये 12 लोगों में कौन कौन से लोग होंगे, जो किसी साहित्य में, कला में, विज्ञान में, है ना, समाज सेवा में, खेल में। ठीक है, तो ऐसे एटसेट्रा बहुत सारी चीजें जो हैं जिनमें ये निपुण होते हैं कुछ लोग, वही लोग यहाँ पे चुनकर, राष्ट्रपति द्वारा चुनकर राज्यसभा में सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
एक और इंफॉर्मेशन है कि दिल्ली और पांडिचेरी, सभी को पता होगा, दिल्ली और पांडिचेरी दो ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं। देखिए राज्यों का, आपने जैसे कि अभी मैंने बताया कि राज्यसभा क्या होता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन ये दिल्ली और पांडिचेरी क्या है, दिल्ली और पांडिचेरी यूनियन टेरिटरीज है, प्रॉपर स्टेट नहीं है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है। तो इन दोनों में से भी चुन चुन के लोग आते हैं राज्यसभा में, बस ये दो ऐसा एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल है, जिनमें से चुनकर लोग आते हैं, ठीक है, जिनमें से चुनकर राज्यसभा में चयन होते हैं, ठीक है, ये दो ऐसे चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां तक सब क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से कितने कितने आएंगे, चार आते हैं, ठीक है, चार आएंगे संघ शासित प्रदेशों से, चार लोग इन दोनों में से चुन के आएंगे, ठीक है। चलिए, अब कौन लोग हैं जो इनमें चुने जाते हैं, क्या क्या योग्यताएं चाहिए चुने जाने के लिए, क्या क्या योग्यताएं चाहिए चुने जाने के लिए। भाई अगर आप भाई राष्ट्रपति के मतलब राज्यसभा में चुने जा रहे हैं, तो कोई तो आपको चाहिए कि चीजें पूरे करनी हो, जैसे भारत का नागरिक हो, इस तरह की सारी चीजें होते हैं राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए। तो यहाँ पर क्या क्या डिमांड आपसे की जाती है, तो यहाँ पर देखिए सीधे साफ तौर पर 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए आपकी आयु, ठीक है। सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज, तो भारत का नागरिक हो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। 30 वर्ष से कम ना हो, ठीक है, 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए आयु। अब है, पहले क्या होता था कि राज्यसभा का निवासी होना जरूरी था, मतलब जिस भी राज्यसभा से आप चुन के जा रहे हैं, मान लीजिए आप दिल्ली से चुन के जा रहे हैं, तो आपको दिल्ली का सदस्य होना, दिल्ली का मेंबर होना जरूरी था, दिल्ली का नागरिक, दिल्ली में रहना जरूरी था, सॉरी, हाँ। तो यहाँ पर क्या है, अब जो है चेंज हो गया था, किसमें, जनप्रतिनिधि संप्रति जनप्रतिनिधि अधिनियम में कुछ चेंजेस हुए। चेंजेस क्या हुए कि अब आपको वहां का राज्य का निवासी, राज्य को, किसी को राज्य को प्रस्तुत करने के लिए वहां का रहना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब आते हैं इनके निर्वाचन पर, कि इनका निर्वाचन किस तरह से होता है। देखिए, जिस तरह से राष्ट्रपति और उसका होता है ना, इनका भी थोड़ा थोड़ा उस तरह से ही होता है, मतलब ऑलमोस्ट उस तरह से ही होता है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, ठीक है। अब आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी इसी के द्वारा होता है, क्योंकि हमने ये आपको पहले बता दिया है। और किसी को जानना हो कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है, कैसे उसमें चयन होता है, तो एक बार मेरी राष्ट्रपति वाली जो है वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक दिया होता है कि हमारी वीडियोस कौन कौन सी आपके पास है, ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा
कि इसमें जो है एकदम 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये 5 वर्ष के लिए नहीं होते, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, है ना। 6 वर्ष के लिए तो चुने जाते हैं, लेकिन ये एक स्थायी सदन है, ठीक है। हमेशा ये बोला जाता है ना, स्थायी सदन है। मतलब ये कभी भी खंडित नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता, ये हमेशा कंटिन्यूअस में चलता रहता है। मतलब हर 2 साल बाद 1/3 सदस्यों का निकाल निकलना हो जाता है, निकाल दिया जाता है, या फिर निष्कासन हो जाता है, या फिर उनका त्याग पत्र ले लिया जाता है, ठीक है। मतलब 6 साल हो जाते हैं उनके कंप्लीट, ठीक है। 6 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं उनके हर 2 साल बाद 1/3 सदस्यों के। तो इस तरह क्या है, 6 वर्ष में हर 1/3 सदस्य क्या होते हैं, अवकाश प्राप्त कर पाते हैं। अवकाश, अवकाश यहाँ पे सही वर्ड होगा, अवकाश प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से कैसा हो गया, स्थायी सदन हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब राज्यसभा का एक सभापति भी होता है भाई, कोई तो अध्यक्षता करेगा। अब जब हमने आपको कराया था उपराष्ट्रपति, वहां पर आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति कौन होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति कौन होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति, ठीक है। ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब ये तभी अपने पद से हटाया जाएगा जब, मतलब राज्यसभा का सभापति तभी अपने पद से हटेगा अपने आप ही जब उपराष्ट्रपति का पद हटाया जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ इंटर लिंक्ड है। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात अगर देखें तो उपराष्ट्रपति के बारे में या फिर राज्यसभा के सभापति के बारे में, कि अगर उपराष्ट्रपति पर कोई ऐसा विचार चल रहा है, पति के हटाने पर कोई विचार चल रहा है कि भाई इनको हटाया जाना है, या फिर कोई ऐसी अनुशंसा इनके खिलाफ लाई गई है, या फिर कोई विधेयक लाया गया है कि उपराष्ट्रपति को हटाए जाने पर अभी विचार कर रहे हैं, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति उसका सभापति के रूप में, ठीक है, कार्य नहीं करेगा। कार्य नहीं कर सकता। तब ऐसे में कौन आएगा, ठीक है, जो आपका उपसभापति होगा वो काम करेगा इसकी जगह, ठीक है। उपसभापति, उपसभापति काम करेगा सभापति की जगह पर उस समय में, ठीक है। और वह मत नहीं दे, वह बोल सकता है, हिस्सा ले सकता है, पार्ट ले सकता है सारी चीजों में, राज्यसभा के कार्यों में। भाग ले सकता है, बोल सकता है, पर वोट नहीं कर सकता, ठीक है। वोट नहीं कर सकता। आपने ये देखा होगा कि नॉर्मली उपराष्ट्रपति वोट नहीं करता है किसी भी मुद्दे पर, जब तक कि दोनों मतलब कहीं पर कोई वो ना हो जाए, टाई ना हो जाए, दोनों मतलब कोई ऐसा वोट ना अटक जाए कि भाई 50-50 मत प्राप्त हो गए हैं एक विधेयक को, और निर्णायक मत अगर देना हो तो निर्णायक मत के तौर पर तब उपराष्ट्रपति वोट देता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आई थिंक आप सभी को क्लियर हो रही होंगी चीजें। अभी तक कोई डाउट है तो मुझसे आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। दो चीजें हैं जिसमें उपराष्ट्रपति बिल्कुल भी
निर्णय नहीं ले सकता, कौन से कार्य नहीं कर सकता? आपको सबको पता है कि वित्त विधेयक या धन विधेयक कहाँ पर आता है? लोकसभा में आता है ना? तो लोकसभा में पहले आता है और राज्यसभा की भूमिका उतनी महत्वपूर्ण, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है उसमें, है ना? तो यहाँ पर धन विधेयक से संबंधित कोई भी निर्णय होंगे तो इसमें ये नहीं ले सकता है, ठीक है? कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है राष्ट्रपति या सभापति, राज्यसभा का सभापति। कोई भी संयुक्त बैठक करनी हो, संयुक्त बैठक का प्रावधान हो जब भी, तो उसमें भी लोकसभा को ज्यादा महत्व है, लोकसभा को ज्यादा महत्व है। उसी का सभापति जो है वो संयुक्त बैठक का अधिवेशन करता है। वहां पे यहाँ का राज्यसभा का सभापति कोई काम नहीं कर सकता, मतलब उसमें कुछ हिस्सेदारी नहीं ले सकता, अध्यक्षता नहीं कर सकता, ठीक है? अब आता है इनके वेतन भत्ते, ठीक है? इनके वेतन कितना होगा ये निर्णय कौन लेगा? संसद। और कहाँ से दिए जाते हैं? संचित निधि से। भाई सबके जितने भी वेतन है ना, सारे संचित निधि से ही दिए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? वेतन भत्ते सारे संचित निधि से दिए जाते हैं। निर्धारण कौन करेगा कि भाई कितना दिया जाना है? वो संसद तय करेगी कि कितना इनको दिया जाना है। चलिए अब आते हैं उपसभापति पर। यहाँ तक सभी को क्लियर है? आई होप। कहीं क्लियर नहीं हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल के बता दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है? राज्यसभा का उप सभापति, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का सभापति, उसके ऊपर कोई केस चल रहा हो या फिर मुद्दा चल रहा हो, विधेयक हो उसको हटाए जाने का, तो उस समय कोई भी निर्णय ना आया हो, तब उपसभापति जो है वो सभापति के रूप में काम करेगा। कैसे काम करेगा? सभापति के रूप में कार्य करेगा, ठीक है? उपसभापति। इसमें कौन चुना जा सकता है? चुनाव कैसे होता है? उपसभापति का चुनाव कैसे होगा? भाई राज्यसभा के नॉर्मली ने है ये है ना, उपसभापति जो होता है राज्यसभा का सदस्य ही होता है और राज्यसभा के सदस्य के रूप में ही काम करता है पूरा टाइम। उपसभापति की जरूरत सिर्फ तब होगी जब जब सभापति नहीं होगा, ठीक है? बाकी नॉर्मली जैसे सारे काम करते हैं राज्यसभा के अन्य सदस्य, वैसे ही काम ये भी करेगा, ठीक है? तो उसी के अनुसार ही इसका चयन होता है। भाई राज्यसभा का सदस्य होने के नाते जो चीजें जरूरी होती हैं, वही चीजें उपसभापति के लिए भी जरूरी हैं, ठीक है? अगर कोई पद खाली हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया, तभी उपसभापति जो है काम करेगा, ठीक है? ये क्लियर है? अब चलते हैं, इनको कैसे हटा सकते हैं? हटाना कैसे हटा सकते हैं? किन कारणों से हटाया जा सकता है? सबसे जरूरी चीज, भाई ये खुद अपना त्याग पत्र दे दे, ठीक है? खुद अपना त्याग पत्र दे दे, या फिर कोई ऐसा बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए कि इनको हटाया जाना है, ठीक है? या फिर 14 दिन पहले
सूचना दे दी जाए कि भाई हम जो है इनको हटाना चाहते हैं। अगर कोई प्रस्ताव आता है ना, तो उसको 14 दिन पहले सूचना देनी जरूरी है कि हम जो है आपके खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं, आपको हटाने के खिलाफ, तो आप रेडी रहिएगा। ठीक है। फिर है, चलिए बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है। अब ये काम क्या क्या करते हैं उपसभापति? उपसभापति कार्य क्या क्या करते हैं, क्या क्या काम दिए जाते हैं इनको, उपसभापति को? ठीक है, सबसे जरूरी काम भाई खाली हो, जब राष्ट्रपति उप सॉरी सभापति ना हो उसके स्थान पर, सबसे इम्पोर्टेंट काम इनका यही है और कोई खास काम नहीं है। ठीक है। तो या तो अनुपस्थित हो, सभापति, या अ, हटाने की अनुशंसा हो, या फिर स्थान रिक्त हो। ठीक है, तो ये तीन चार रीजन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इनमें से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है कि जो उपसभापति होता है ना, वो सभापति के नीचे काम नहीं करता है, सभापति के नीचे नहीं होता। मतलब उसके अंडर में काम नहीं करता कि वही सभापति सभापति उपसभापति है तो सभापति जो बोलेंगे वो काम करेगा, नहीं। ठीक है, ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये राज्यसभा के प्रति ही राज्यसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो ये राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, सभापति के प्रति नहीं। क्लियर है? वेतन भत्ते सेम, जो सभापति के होते हैं वही, कि संसद द्वारा संचित निधि से। ठीक है, संचित निधि से दिए जाते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, वेतन इनके यहीं से दिए जाते हैं। चलिए, अब क्या क्या राज्यसभा की, देखिए ये आपने देख लिया सभापति कैसे होता है, कौन लोग चुने जाते हैं, क्या चीजें हैं, राष्ट्रपति किन लोगों का चयन करता है। ठीक है, अब आता है कि राज्यसभा के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। इनकी जितनी भी समितियां हैं ना, उनके बारे में आपके लिए अलग से क्लास मैंने अरेंज कर दी है। ठीक है, वो देख लीजिएगा। अब राज्यपति की राज्यसभा के पास क्या क्या शक्तियां हैं, अनुच्छेद 249 में दिया हुआ है। कोई भी, जब भी विधि का निर्माण करना हो, ठीक है, कानून का निर्माण करना हो, तब राज्यसभा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पास होना जरूरी होता है किसी भी विधेयक को। ठीक है, कोई भी नया कानून बनाया जाता है तो राज्यसभा की भूमिका यहाँ पर काफी मजबूत हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोकसभा भी करेंगे। अब आता है अनुच्छेद 312। इसमें राज्यसभा को अधिकार है कि कोई भी नई अखिल भारतीय
सेवा का गठन ये कर सकते हैं। ठीक है, सभापति या उपराष्ट्रपति, जो एक ही बात है, इनको हटाने के लिए अगर कहीं प्रावधान आना है, वो सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है, और सभी को पता है ये राज्यों का सदन होता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व ये करता है। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद हम लोकसभा करेंगे, और कुछ शक्तियां होती हैं जो राज्यसभा लोकसभा दोनों के पास होती है। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, वो हम कंपैरिजन जब करना होगा राज्यसभा और लोकसभा के पास, दोनों के पास क्या क्या शक्तियां हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। ठीक है, ज्यादातर क्या शक्तियां हैं इनकी, जो महाभियोग लाया जा सकता है, या फिर जो भी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री के किसी भी सदन के सदस्य, सदन का सदस्य हो सकता है, ठीक है, राज्यसभा का भी लोकसभा का भी, तो दोनों में कहीं ना कहीं जो है सेम सेम शक्तियां पाई जाती हैं, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। ठीक है, तो और कोई अगर कुछ रह जाता है, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा अपने डाउट्स जो हैं, वो मैं आपके क्लियर कर दूंगी। ठीक है, मेरी क्लास पसंद आती है तो BS10 मेरा कोड है। ठीक है, क्या कोड है मेरा? BS10, BS10 मेरा कोड है। ये कोड लगाकर आप 10% ऑफ ले सकते हैं, और मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पर। वहां पर मैं आपको बहुत सारी यूनिट्स करवा चुकी हूँ, और भी करवाऊंगी, और फ्री में भी आपको काफी सारी यूनिट्स मैंने करवा दी है, यूट्यूब में भी, स्पेशल क्लास में भी। तो ये जो है आपके लिए स्पेशल, मैं आपके लिए ही लेकर आ रही हूँ। चलिए, ठीक है, मेरी क्लास पसंद आए तो सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिएगा, कम से कम 12 या 24 मंथ का। ठीक है, 12 मंथ का लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, और मेरा कोड लगाएंगे तो और सस्ता पड़ेगा, 10% ऑफ मिल जाता है। BS10 मेरा कोड है, बरखा शिवा 10। ठीक है, BS10 मेरा कोड है, 10% ऑफ मिलेगा। 10,395 रुपये का ये आपको कोर्स पड़ता है, ये आपको पड़ेगा 1 साल का, है ना, 1 ईयर का, और नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है, तो आप EMI पर भी इसको ले सकते हैं। सिर्फ 886 रुपये महीना देना है, और 24 मंथ का लेंगे तो सिर्फ 630 रुपये महीना आपको देना होता है। ठीक है, और पसंद आए मेरी क्लास तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, BS10 कोड लगाना मत भूलना, 10% ऑफ मिलेगा आपको। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो होगी लोकसभा।